नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूं जो टीचर्स, प्रिंसिपल, नर्स स्टाफ, हॉस्टल वार्डन और क्लरिकल स्टाफ सबके लिए होने वाली है। ठीक है, इन सभी पदों के लिए इसमें आपकी वैकेंसी होने वाली है। आज जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे वो है EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे इनके पे स्केल क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होने वाली है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज का क्राइटेरिया हर पोस्ट के लिए अलग अलग है तो क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन आपके कब से कब तक शुरू हो रही है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी हर पोस्ट की अलग अलग है, सबका पेपर पैटर्न भी अलग अलग होने वाला है, तो सबको डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा समय लगने वाला है। तो आप लोग से गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर बारीक से बारीक चीज़ आपको इस विज्ञापन के संबंधित जो भी जानकारी है वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 7,267 वैकेंसी इसमें टोटल निकली हुई है, जिसमें आपके प्रिंसिपल के पद हैं, पीजीटी के पद हैं, टीजीटी के हैं, टीजीटी रीजनल लैंग्वेज के हैं, टीजीटी मिसलिनियस कैटेगरी के हैं और नॉन टीचिंग के हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल की बात करें तो 225 पोस्ट हैं, पीजीटी की बात करें तो 1460 वैकेंसी होने वाली है, वहीं टीजीटी की बात करें तो टोटल 3,962 वैकेंसी होने वाली है। फीमेल स्टाफ नर्स की 550 वैकेंसी हैं, हॉस्टल वार्डन की बात करें तो 635 वैकेंसी होने वाली है, अकाउंटेंट की बात करें तो 61 वैकेंसी होने वाली हैं, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करते हैं तो 228 यानी क्लरिकल की जो वैकेंसी है वो 228 होने वाली है, लैब अटेंडेंट की बात करें तो 146 वैकेंसी होने वाली है। इस तरह आप टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7,267 वैकेंसी आपकी होने वाली है। ठीक है, ये तो बात थी आपकी वैकेंसी से संबंधित। अब आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो इसमें आपको इंग्लिश की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, मैथ की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इनकी जो वैकेंसी है वो पीजीटी सब्जेक्ट, इन सब्जेक्टों से वैकेंसी निकली है। बात कर लेते हैं टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो टीजीटी में आपके हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, मैथ मिलेगा, सोशल स्टडीज़ का मिलेगा, साइंस मिलेगा और कंप्यूटर साइंस। ये तो आपकी हो गई टीजीटी ग्रुप बी की वैकेंसी। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी आपकी रीजनल लैंग्वेज ग्रुप बी में जो वैकेंसी होगी वो उसमें कौन सी रीजनल लैंग्वेज आपकी कौन कौन सी आपकी आसामी है, बोडो है, बंगाली है, गारो, गुजरात, कन्नड़, काशी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया और सैंथली, तेलुगु और उर्दू, इन रीजनल लैंग्वेज के अगर आप आते हैं तो उनके लिए भी टीजीटी की वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी मिसलिनियस कौन कौन से हैं। टीजीटी मिसलिनियस कैटेगरी में आपके म्यूजिक का आता है, आर्ट सब्जेक्ट का है और उसका फिजिकल एजुकेशन मेल का हो गया और फिजिकल एजुकेशन फीमेल। इसके अलावा आपकी लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आपकी टीजीटी के अंतर्गत आती है। अब नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी की बात करें, नॉन टीचिंग में कौन कौन से पद हैं इसमें। तो हॉस्टल वार्डन आपका नॉन टीचिंग में आएगा, इसमें मेल फीमेल दोनों होंगे। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स की, अकाउंटेंट की, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यानी क्लरिकल की आपकी जो वैकेंसी है और लैब अटेंडेंट, ये सब आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका पे स्केल क्या रहने वाला सबका। तो प्रिंसिपल का आप पे स्केल देखेंगे तो लेवल 12 का आपका पे स्केल रहने वाले हैं। 78,800 रुपये बेसिक पे से आपकी शुरुआत होगी, प्लस आपका HRA DA अलाउंसेस वगैरह जो भी होंगे वो एडिशनल होंगे। ये हम बात करते हैं केवल बेसिक पे की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन पीजीटी आपकी चाहे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स जिस भी सब्जेक्ट से आपके डाल रहे हैं तो उसमें लेवल 8 का वेतनमान होगा, जिसमें बेसिक पे की बात करते हो 47,600 रुपये से शुरुआत होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी की बात करें तो टीजीटी भी आपके सारे सब्जेक्ट जो भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें लेवल 7 का आपको वेतनमान मिलने वाला है, जिसका वेतनमान बेसिक पे 44,900 रुपये से शुरुआत होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी लाइब्रेरियन के लिए आपकी जो वैकेंसी है उसमें वेतनमान लेवल 7 का 44,900 रुपये का वेतनमान मिलने वाला है। इसके अलावा आर्ट, म्यूजिक,
फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल जो भी कैटेगरी इनके लिए लेवल 6 का आपको वेतनमान मिलेगा, जिसके लिए बेसिक पे बात करें तो 35,400 रुपये रहने वाला है। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स की बात करते हैं, इनके लिए भी लेवल 5 का जो वेतनमान मिलेगा, इनका बेसिक पे 29,200 रुपये से शुरुआत होने वाली है। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों के लिए बात करते हैं तो लेवल 5 का वेतनमान रहने वाला है, इनके लिए भी जो बेसिक पे है 29,200 रुपये का रहने वाला है। अकाउंटेंट की बात करते हैं तो लेवल 6 का यानी 35,400 रुपये का इनका बेसिक पे रहने वाला है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करते हो लेवल 2 का यानी 19,900 रुपये का इनका बेसिक पे रहने वाला है। लैब अटेंडेंट की बात करते हैं तो लेवल 1 का यानी 18,000 रुपये इनका बेसिक पे रहने वाला है। इसके अलावा इनके अलाउंसेस HRA DA वगैरह जो भी अनदर अलाउंसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सारे कुछ मिलने वाले हैं। क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल है, ठीक है, ये जितने भी आपके स्कूल हैं वो ज़्यादातर रिमोट एरियाज में रहने वाले हैं, तो आपको वहीं पे रह के आपको रहने का आपको कुछ मिलेगा, तो वहीं पे रह के आपको उनको पढ़ाई स्कूलों में पढ़ाई करानी होगी, या जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे उस पोस्ट के जो भी दायित्व होंगे उनको आपको निर्वहन करना होगा। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे रहने वाली। तो सिलेक्शन प्रक्रिया सभी के लिए आपको एक प्री एग्जाम रहेगा, उसके बाद एक मेंस एग्जाम रहेगा, कुछ पोस्ट के लिए इसमें इंटरव्यू भी रहने वाला है, ठीक है। सारे में पेन पेपर बेस यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। इसमें किसी में ज़्यादातर पेपर्स जो आपके MCQ बेस्ड होंगे, इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी भी जिनके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देने पड़ेंगे। सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो आपकी पहला एग्जाम होगा वो 100 नंबर का रहने वाला है। इसके अंतर्गत आपको रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट का जो आपका उसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आने वाले हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से संबंधित आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहने वाले। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटिशन टेस्ट जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी दोनों 10-10 मार्क के, इन टोटल 20 मार्क के रहने वाला है। इस तरह 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। अगर आप इस प्री को क्वालिफाइड कर लेंगे तब आपको मेंस एग्जाम यानी टायर 2 का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। टायर 2 में आपको एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस से जो भी अपलोडेड है वेबसाइट पे, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQ बेस होंगे, और 15 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव बेस होंगे, ठीक है। तो 40 जो क्वेश्चन MCQ बेस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। वहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का इसके लिए आपको समय मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये प्रिंसिपल की पोस्ट है तो इसमें टायर 2 के बाद आपको एक इंटरव्यू की शेड्यूल से भी गुजरना पड़ेगा, यानी टायर 3 जो आपका, जिसमें आपको 40 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। वेटेज जो मेरिट बनने वाली है वो उसमें आपके टायर 2 में कितने नंबर आए हैं और इंटरव्यू में, यानी 80% नंबर आपके टायर 2 के जुड़ेंगे और 20% नंबर जो आपके इंटरव्यू के आएंगे, दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनने जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं PGT के लिए। PGT के लिए जो पेपर आपका प्री पेपर इसकी बात कर लेते हैं PGT के लिए। तो PGT का जो टायर 1 का आपका एग्जाम होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन और नॉलेज ऑफ ICT के 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन। डोमेन नॉलेज में आपके कौन कौन से 2 पार्ट इंक्लूड होंगे, एक तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडोलॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। और NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो टोटल 30 नंबर का वेटेज इसमें रहने वाला है। 5वां जो सेक्शन होगा वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का होगा, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी दोनों के आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 20 नंबर के होंगे, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें 40% नंबर आपके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे इन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाले टेस्ट में, ठीक है। जो पेपर का टोटल टाइम रहने वाला 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। जो लोग इसके टायर 1 को क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए टायर 2 का आपको एग्जाम देने को मिलेगा। उसमें आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने PGT अप्लाई किया है, उस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी सिलेबस है वेबसाइट पे अपलोडेड है, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 40 आपके क्वेश्चन होंगे MCQ बेस्ड
और 15 क्वेश्चंस जो आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव बेस के रहने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए एमसीक्यू वाला 1 नंबर का होगा और डिस्क्रिप्टिव वालों के लिए प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। टोटल 60 नंबर का ये होगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका टायर 2 का पीजीटी वालों के लिए। इसके लिए जो टाइम पीरियड मिलेगा वो भी आपके 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अब मेरिट कैसे बनेगी? तो मेरिट जो पीजीटी वालों के लिए है वो टायर 2 में जो नंबर आएंगे उसके नंबरों के आधार पे मेरिट बनेगी। ठीक है, टायर 1 से टायर 2 में क्वालिफाइड करने के लिए जितनी भी पोस्ट हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट टायर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, और ये हर पोस्ट के लिए होने वाला है। इसके बाद टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी में आपके जो आपका टायर 1 का एग्जाम होगा सबके लिए, वो आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज में आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडोलॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं 20। और इसके अलावा एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह टोटल 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस ये आने वाले हैं। इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों के 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल। ठीक है, इसमें भी आपको जो है साथ में आपका रीजनल लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज जो आपकी जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आप अप्लाई करते हैं जिस स्टेट के लिए, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके लिए भी आपको 10 नंबर का देना पड़ेगा। तो टोटल आपकी बात करें 30 नंबर का इसमें रहने वाला है। ये भी आपके क्वालिफाइंग नेचर का टाइप का रहेगा, यानी 40% नंबर इसमें स्कोर करना कंपलसरी है। इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज इन तीनों में मिला के 30 में अगर 12 नंबर आपके आ जाएंगे तो आपको इसमें क्वालिफाइड माना जाएगा। बाकी जो है आपका मेरिट बनेगी आपकी बाकी पहले 5 सेक्शन में कितने 100 में से कितने नंबर आते हैं उसके बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज कौन सी होंगी वो आपको दिख रही होंगी सिस्टम पे। आज इसमें रीजनल लैंग्वेज आप ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग टीजीटी ये टायर 1 का एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे उसकी वैकेंसी के 10 गुना लोगों को क्वालिफाइड कराया जाएगा टायर 2 के लिए। तो टायर 2 में आपका जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सिलेबस में आपके अंकित होगा। ठीक है, उसी सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 15 क्वेश्चन वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, सेम जैसे पीजीटी वालों का है। ठीक है, तो इसमें टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है। डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उनके प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर रहेगा। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टोटल 3 घंटे का समय इसमें मिलने वाला है। बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन। तो हॉस्टल वार्डन के लिए आपकी जो प्राइमरी एग्जाम होगा वो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। 100 नंबर का क्वेश्चंस आने वाले। इसमें आपके वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज प्रत्येक 10-10 नंबर की रहेगी इसमें भी। ठीक है, और जो लैंग्वेज वाला पार्ट है इसमें केवल क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं, यानी 30 में से 12 नंबर आप आ जाएंगे तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। बाकी जो मेरिट बनने वाली है वो आपकी 100 नंबर्स में मेरिट बनेगी। ठीक है, तो 100 नंबर का ये मेरिट बनेगी। इसको जो क्वालिफाइड करेगा इसके लिए जो टाइम पीरियड मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा। इसको जो क्वालिफाइड करेगा उसे टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए जो आपका सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका सिलेबस इस वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो उसमें देख लीजिएगा आपका सिलेबस के हिसाब से। मैं उसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, इसमें आपके वही एमसीक्यू बेस्ड 40 क्वेश्चंस आएंगे और 15 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला, 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अकाउंटेंट के लिए। तो अकाउंटेंट का भी आपको जो प्री एग्जाम होगा टायर 1 का, उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज ऑफ कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी प्रत्येक आपकी 10-10 नंबर की रहने वाली है। इसमें रीजनल लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपका 20 नंबर का ये रहेगा, 20 नंबर में आपको 40% नंबर अगर आपके माने आ जाएंगे आपको लैंग्वेज में रिलेटेड सेक्शन में तो आप क्वालिफाइड मांगने जाएंगे। ठीक है, और आपकी मेरिट में आप सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है,
तो मेरिट जो बनेगी उसकी भी आपके 100 नंबर्स में कितने नंबर आते हैं उसके मेरिट बेस हिसाब से बनेगी। जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना लोग क्वालिफाइड कराए जाएंगे टायर 2 के लिए। टायर 2 में भी आपका जो सिलेबस आपकी वेबसाइट पे दे रखा है अकाउंटेंट से संबंधित, ठीक है, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस का, उसमें जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 40 ऑब्जेक्टिव का और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का इसको आपको समय मिलेगा। फीमेल स्टाफ नर्स, जो कैंडिडेट स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए जो पेपर सिलेक्शन प्रक्रिया उनके लिए भी वही है, टायर 1 का एग्जाम होगा, जिसमें आपका सेम जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और जनरल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, प्रत्येक 10-10 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज में सेम आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। बाकी जो मेरिट बनेगी वो आपके 100 मार्क्स के आधार पे बनने वाली है। पेपर आपका 2 घंटे प्री का रहने वाला है, ठीक है। जो लोग क्वालिफाइड कर लेंगे स्टाफ नर्स का प्री वाला सेक्शन, उन्हें जो है वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट जो है टायर 2 के लिए क्वालिफाइड कराए जाएंगे। उसके लिए जो पेपर पैटर्न है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम आपका रहने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे जो सिलेबस में आपको दे रखा है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस आएंगे 4 नंबर का। तो प्रत्येक मतलब जो है इस हिसाब से 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। इसके लिए जो मेंस का जो पेपर होने वाला है वो 3 घंटे का रहने वाला है। ऐसी बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट, सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो बात करते हैं तो इसका जो पेपर प्री का रहने वाला है, इसमें भी आपके रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, 10-10 नंबर का आपका इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क के रहने वाले हैं। टाइम पीरियड प्री के लिए आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। जो लोग इसके क्वालिफाइड करेंगे उसके 10 गुना लोगों को आपको मेंस का एग्जाम देने को मिलेगा। मेंस के एग्जाम में आपका जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस से संबंधित आपके क्वेश्चंस आएंगे। 40 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका 40 और 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा, नहीं 100 नंबर का ये मेंस का रहने वाला है। इसके लिए जो पीरियड टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो मेरिट जो इस पर आपकी बनेगी वो इसी टायर 2 के एग्जाम मार्क्स के आधार पे बनने वाली है। इसके बाद बात करते हैं लैब अटेंडेंट के। लैब अटेंडेंट पे भी आपका सेम आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, जैसा कि अभी आपने ऊपर वाला देखा था, तो उसी हिसाब से इसका बनेगा, ठीक है। इसके लिए जो लैब अटेंडेंट क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए भी मेंस का एग्जाम है। इनके लिए भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 आपके ऑब्जेक्टिव। तो मेरिट इनकी भी मेंस एग्जाम के आधार पे, टायर 2 के एग्जाम के आधार पे ही बनने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 सभी के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे सबके लिए जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सब पोस्ट वाइज सबसे पहले बात कर देते हैं प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी आपका इंस्टीट्यूट में अगर आपने पढ़ाया है, एज ए वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में भी है तो भी आपका एक्सपीरियंस चलेगा, ठीक है। पीजीटी के लिए बात करते हैं तो एज की बात करें तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित जो वैकेंसी निकली है तो उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और 50% एग्रीगेट मार्क होने चाहिए इसमें, और बीएड होना चाहिए इसमें कंपलसरी है, ठीक है। जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको जो मास्टर डिग्री इंग्लिश से होनी चाहिए, पीजीटी हिंदी वालों के लिए हिंदी, फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप आवेदन करते हैं उससे संबंधित आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 50% मार्क होना कंपलसरी है। एक्सपीरियंस आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तो इसके लिए भी आपकी 40 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री यानी एमएससी इन कंप्यूटर साइंस आईटी में है, या एमसीए या मास्टर इन इंजीनियरिंग का रखा हो,
या एमटेक कर रखा है, वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी से। ध्यान से सुनिएगा, एमएससी, एमसीए, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक, इनमें से कोई सी भी डिग्री है आपके पास कंप्यूटर और आईटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर मिनिमम 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए मास्टर डिग्री के लिए। बट ध्यान रखिएगा, बीएड इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, बीएड वालों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास इसमें कंप्यूटर साइंस में अगर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो बीएड अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इसमें आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में अगर प्रमोशन चाहिए होगा तो आपको बीएड लगेगा। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम देने के लिए बीएड नहीं की आवश्यकता है। केवल ध्यान रखिएगा, ये केवल पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी सबके लिए बीएड चाहिए। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए जो एज का क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें देखिए, सबसे पहले आपको जिस भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। तीसरा, आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीटेट का एग्ज़ाम कराया जाता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। नहीं बीएड हो, कंसर्न सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हो, साथ में सीटेट, तीनों अगर आपके पास हैं तभी आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं है, बट टीजीटी के लिए आपको सीटेट होना कंपलसरी ज़रूरी है। अच्छा, टीजीटी मैथ वाले लोगों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिनके पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट, तीनों साल में आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स जो है आपका 1 से 2 सेमेस्टर में कम से कम पढ़ी होनी चाहिए। क्या टीजीटी साइंस वाले लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको जो मेन सब्जेक्ट है, देखिए अगर आपने बायोलॉजी लाइफ साइंस से कर रखा है तो आपके पास केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी या लाइफ साइंस से कर रखा है तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से कम 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। बॉटनी से अगर आपके है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी का कम्बिनेशन होना ज़रूरी है, और जूलॉजी के लिए केमिस्ट्री और बॉटनी का सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी सोशल स्टडी की बात करते हैं तो सोशल स्टडी में क्या होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कम आपके 2 सब्जेक्ट तीनों साल आपने पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस। देखिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएशन के पास डिग्री होनी चाहिए, बीसीए का रखा है अगर 50% मार्क्स के साथ में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या आईटी, किसी भी मतलब बीई या बीटेक का रखा है कंप्यूटर साइंस आईटी में मिनिमम 50% मार्क के साथ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और टीजीटी कंप्यूटर साइंस से जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए भी बीएड कंपलसरी नहीं है इस समय एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, लेकिन अगर फ्यूचर में सेलेक्ट होने के बाद अगर प्रमोशन चाहते हैं तो आपके लिए बीएड करना होगा। फिलहाल के लिए आप बगैर बीएड के साथ ही आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीसीए कर रखा है या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से कर रखा है तो आप इसके लिए सिंपल इसके एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्ट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले एज देख लेंगे तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपने 50% मार्क के साथ कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, म्यूजिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ 50% के साथ कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आर्ट टीचर के लिए भी आपका बीएड की आवश्यकता नहीं है, म्यूजिक टीचर के लिए भी आपकी बीएड की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल के लिए। इनके लिए बीपीएड होना चाहिए। आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर बीपीएड है तो एलिजिबल है, या ग्रेजुएशन के बाद आपने बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का कोई अपना कोर्स कर रखा है, बीपीएड कर रखा है 50% मार्क के साथ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एज का क्राइटेरिया 35 साल ही इसके लिए भी रिक्वायर्ड है। लाइब्रेरियन की बात करते हैं। अगर बैचलर आप लाइब्रेरियन की बात करें तो एज की बात करें तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी बीएड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। इसके लिए उम्र की सीमा की बात करें तो 35 साल, बीएससी हॉनर्स इन नर्सिंग में होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग कर रखी है आपने सिंपल, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है कोर्स में, ठीक है। और रजिस्टर्ड कर रखा है नर्स और नर्स मिडवाइफ के रूप में आपने अपने स्टेट काउंसिल या नेशनल काउंसिल्स में, ठीक है। 2.5 ईयर इनका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी मैच करती है तो आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन की बात करते हैं तो एज का क्राइटेरिया 35 साल मैक्सिमम है। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री अगर किसी में है तो आप एलिजिबल हैं, कोई बीएड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अकाउंटेंट के लिए भी आपको बीकॉम कर रखा है अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे, या बीबीए कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। इसके लिए भी बीएड की आवश्यकता नहीं है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसके लिए आपने अगर 12th पास कर रखा है, साथ में आपके पास 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग या 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आना जरूरी है, कंपलसरी है। लैब अटेंडेंट की बात करते हैं तो लैब अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10th पास होना चाहिए, ठीक है। साथ में डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स अपना लेबोरेटरी टेक्निक में अगर आपके पास है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के रूप में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर नहीं है तो आप 12th पास हैं साइंस स्ट्रीम के साथ में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। समझ लीजिएगा, लैब अटेंडेंट के लिए अगर हाई स्कूल केवल पास है और साथ में आपके पास कोई लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। अगर लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नहीं है और 12th आपने साइंस से बैकग्राउंड से कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बीएड किसके लिए आवश्यकता नहीं है? बीएड देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं है, टीजीटी आर्ट वालों के लिए कंपलसरी नहीं है, टीजीटी म्यूजिक वालों के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बाकी अकाउंटेंट और क्लरिकल के लिए तो वैसे ज़रूरत नहीं होती है, स्टाफ नर्स के लिए भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं जितनी भी कैटेगरी हमने एज का जो मैक्सिमम क्राइटेरिया बताया है उसमें ध्यान रखिएगा। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं, जैसे मान लिया ओबीसी के हैं तो मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलेगी। एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं तो मैक्सिमम एज में आपको 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर विकलांग कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो 10 साल की मैक्सिमम एज में, ओबीसी के हैं तो 13 साल मैक्सिमम एज में, और एससी एसटी के अगर विकलांग कैटेगरी के हैं तो आपको 15 साल मैक्सिमम एज में छूट मिलेगी, ठीक है। अब जिसकी भी क्वालिफिकेशन इसमें फंस रही है और इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 19 सितंबर 2025 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 23 अक्टूबर 2025 की लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। फीस की बात करते हैं, अगर प्रिंसिपल के लिए जिसको अप्लाई करना है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 2500 रुपये फ़ीस देनी है। अगर वो एससी एसटी पीएच या फीमेल किसी भी कैटेगरी से है तो उसे 500 रुपये देनी है, ठीक है। पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 रुपये की फ़ीस है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। एससी एसटी पीएच और फीमेल कैटेगरी के लिए मात्र 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। नॉन टीचिंग जितनी भी पोस्ट हैं उन सब के लिए जो फीस का अमाउंट है वो 1500 रुपये रहने वाला है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एससी एसटी पीएच और फीमेल कैटेगरी के लिए मात्र 500 रुपये रहने वाली है, ठीक है। तो ये था सारा एडवर्टाइजमेंट के बारे में, इसके बारे में डिटेल से हमने बताया। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, examinationservices.nic.in की वेबसाइट पे डायरेक्टली आप जाके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इस भर्ती के बारे में अभी भी आपके मन में कोई डाउट या शंका बचा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दिया जाएगा। बाकी अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो इसको एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे इस भर्ती की जानकारी आपके साथ आपके दोस्तों को भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई भर्ती नए एडवर्टाइजमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।